अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 4। इससे पहले जो है ना हमने 3 यूनिट्स कवर किए थे फर्स्ट ईयर के। फिर जो है ना हमने 10th के 9 यूनिट्स कंप्लीट किए थे। अब जो है ना मैं दोबारा फर्स्ट ईयर पे आ रहा हूँ। दोनों को हम साथ में करेंगे, फर्स्ट ईयर भी करेंगे और 10th क्लास भी करेंगे। तो आज फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 4 करेंगे। हमारे पास एक यूनिट है, स्टोरी है फ्रॉम मदर विद लव, जो कि जोया शेरबर्न ने लिखी है। ठीक है। अच्छा, ये एक स्टोरी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसके एक्सरसाइज करने से पहले आप इस स्टोरी को लाजमी पढ़ें। ठीक है। इस स्टोरी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह हॉलैंड फैमिली के जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मिंता हॉले एट्सेट्रा, उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लेंगे अगर आप इसको रीड करेंगे। जस्ट क्विकली आप इसको रीड करें ताकि कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिल जाए कि इस यूनिट से हमें क्या सबक मिलता है और किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। जस्ट एमसीक्यूज़ अगर आप देखते हैं किसी भी गाइड में तो उससे जो है ना आपको समझ नहीं आएगी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको रीड करें। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज पे जाएं। एक्सरसाइज में जो है ना इसके 2 से 3 टॉपिक्स है, वो छोटे छोटे टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसको हम करते हैं। ओके, हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वोकेबलरी को देखते हैं। ओके, पेज नंबर 45 में हमारे पास मौजूद है वोकेबलरी एंड ग्रामर। ये कुछ वर्ड्स दिए हैं वोकेबलरी में, जिनके हमने मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए और ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और साथ साथ में इसके जो एंटोनिम्स है, अपोजिट वर्ड है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको देखते हैं ज़रा, फिर जो है ना आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, वोकेबलरी देखें। वोकेबलरी में आपको हर यूनिट की जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है वो मैं आपको ज़रूर सिखाता हूँ। जो ग्लॉसरी है उस पे जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो आपने खुद करनी है। ठीक है। जस्ट उर्दू मीनिंग और सिंपल आप उसके सामने जो डिफिनीशन लिखी है इंग्लिश में उसको एक बार रीड करें ताकि आपके जहन में वो चीज़ हो। लेकिन ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। वोकेबलरी में आपने कोशिश करनी है कि जो वर्ड्स होते हैं उनकी उर्दू मीनिंग भी याद रखने हैं। अगर आपको उर्दू मीनिंग याद होगी तो फिर आप उसका जो एंटोनिम है या सिनोनिम है वो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। पहला वर्ड है हमारे पास लेज़ी। लेज़ी का मतलब होता है सुस्त। इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? हार्ड वर्किंग, यानी मेहनत करने वाला, मेहनती। ठीक है। और लेज़ी जो है ना ये एक क्वालिटी बयान कर रहा है, किसी बंदे की क्वालिटी होती है, तो ये एजेक्टिव है। ठीक है। दूसरा हमारे पास है वेंचफुल। वेंचफुल जो है ना उसको कहते हैं जो बदला लेने वाला होता है। ठीक है, यानी जो बदला लेता है। ठीक है। इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? फॉरगिविंग, यानी माफ़ करने वाला। तो ये भी एडजेक्टिव है। इसके अलावा तीसरा हमारे पास है वेन। वेन जो है ना एक ऐसा बंदा होता है जो खुद पसंद होता है। ठीक है। एक ऐसा बंदा जो खुद पसंद होता है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका जो अपोजिट है या एंटोनिम है वो क्या है? मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मीन्स एक अजस किस्म का बंदा होता है। ठीक है। फोर्थ नंबर है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है जो दूसरों की दुख दर्द को, फीलिंग्स को समझता हो, हमदर्द जिसको हम कहते हैं। ठीक है। ये भी एडजेक्टिव है। इसका जो अपोजिट होगा, एंटोनिम है, वो क्या है? अनसिंपैथेटिक, यानी जो दूसरों को नहीं समझता, जो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझता। ठीक है। पांचवा है हमारे पास एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है मगरूर। ठीक है। ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका अपोजिट क्या है? हम्बल, यानी आजस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एम्बिशियस। एम्बिशियस यानी एक ऐसा बंदा जिसके कोई ड्रीम्स हो, पर्पस हो, जिंदगी में कोई मकसद हो, तो ये भी एडजेक्टिव है। इसका अपोजिट क्या होगा? अनएम्बिशियस, यानी एक ऐसा बंदा जिसकी ज़िंदगी में कोई मकसद ही ना हो। ठीक है। एम्बिशियस भी हमारे पास एडजेक्टिव है और इसका जो अपोजिट है एंटोनिम वो भी एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है हमारे पास प्राउड। प्राउड जो है ना कहते हैं फ़ख्र करने वाला, यानी खुश या मुतमईन जिसको हम कहते हैं। तो इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा? अशेम्ड, शर्मिंदा। ठीक है। प्राउड और एरोगेंट में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है। प्राउड और एरोगेंट में फ़र्क है, बल्कि बहुत सारा फ़र्क है। प्राउड जो है ना एक ऐसा बंदा जो किसी मतलब के अपने बेटे पे फ़ख्र करता हो, तो उसको हम प्राउड फादर, प्राउड सन एट्सेट्रा। ठीक है।
प्राउड एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, जबकि एरोगेंट जो है ना, ये एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, जो मगरूर होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी एक एडजेक्टिव है। आठवां हमारे पास है स्नॉबिश। स्नॉबिश जो है, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको अपने समझना है। यानी स्नॉबिश एक ऐसा बंदा होता है जो खुद को दूसरों से बेहतर समझने वाला, यानी जो खुद को दूसरों से बेहतर समझता है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, ये इसका जो अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, वो क्या होगा? हम्बल या रिस्पेक्टफुल, ठीक है, इज्जत करने वाला, या फिर अजस। तो इनमें एक कॉमन जो चीज़ है, वो ज़रा आप देख लेना, जो जिसमें एक एमसीक्यूज बन सकता है। इन ये तीन वर्ड्स है हमारे पास, यहाँ पे तीनों एडजेक्टिव्स है। वैन हो गया, एरोगेंट, स्नॉबिश, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं, इनकी जो मीनिंग है वो मिलती जुलती है, ठीक है। हालांकि ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग जो है ना, वो मिलती जुलती है। तो ये आपस में क्या है? वैन, एरोगेंट, स्नॉबिश, ये सिनोनिम्स है आपस में। अच्छा, अब जो है ना, हम ग्रामर के टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसको आपने लास्ट में नोट करना है, ठीक है। अच्छा, ग्रामर पोर्शन में सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, चूज वन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच और हुज टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, इनमें हमने इन तीन रिलेटिव प्रोनाउन में से कोई एक प्रोनाउन लगाया है। ये फिर से देखें ना, रिलेटिव प्रोनाउन जो हमने क्लास 9 के सेकेंड यूनिट में पढ़ा था, अब फर्स्ट ईयर में भी वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो इसलिए मैंने आपको ग्रामर पहले पढ़ाए थे, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट होती है। अब यहाँ पे जो है ना, आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको उसकी समझ आ रही हो। खैर, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो हमेशा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, ठीक है। और ये इंसानों के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिंगुलर भी है हु, ये प्लूरल भी है। विच जो है, ये एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो जानवरों के लिए या बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। हुज रिलेटिव प्रोनाउन है ये पोजेशन, यानी बिलोंगिंग, किसी चीज़ की मलकियत जाहिर करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। रिलेटिव प्रोनाउन का जो काम होता है वो ये होता है कि वो रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव जो हमारे पास फ्रेज होता है, जिसको हम एजेक्टिव फ्रेज या एजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, उसके शुरू में ये लगता है, ठीक है। ओके, पहला फिलिंग द ब्लैंक है हमारे पास। आई टॉक टू द गर्ल हुज कार हैड ब्रोकन डाउन इन फ्रंट ऑफ द शॉप। यानी मैंने उस लड़की से बात की जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी या टूट गई थी दुकान के सामने, ठीक है। यहाँ पे लड़की की मलकियत जाहिर करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं? हुज कार, ठीक है, हुज का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास है मिस्टर निज़ाम हु इज़ अ टैक्सी ड्राइवर। मिस्टर निज़ाम जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है, मिस्टर निज़ाम एक इंसान है, इसलिए हम इसकी जगह पर हु लगाते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास वो है, तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, आई लिव इन अ हाउस इन हयाताबाद विच इज़ इन पिशावर। अब यहाँ पे हयाताबाद के बारे में आपको बता रहा है कि हयाताबाद की जगह आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे? विच, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, लिविंग थिंग नहीं है। तो हैदराबाद के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं कि जो कि पिशावर में है। यानी हैदराबाद जो पिशावर में है। आई लिव इन अ हाउस इन हैदराबाद विच इज़ इन पिशावर। ओके, फोर्थ नंबर है हमारे पास, दिस इज़ द गर्ल हु कम्स फ्रॉम स्पेन, ठीक है। गर्ल के लिए भी आप हु लगाओगे, ठीक है, हुज का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसकी पोजीशन शो करो, तो इसलिए आप हु का इस्तेमाल करोगे। पांचवा है हमारे पास, दैट्स अब्रार द बॉय हु हैज़ जस्ट अराइव एट द एयरपोर्ट, ठीक है। अच्छा, ये रिलेटिव प्रोनाउंस आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लें अगर आपसे भूल गए हैं, मैंने कंप्लीट लेक्चर इस पे अपलोड किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। सिक्स नंबर हमारे पास है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ईमेल विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ईमेल जो है ना, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, कोई चीज़ है, बेजान चीज़ है, ठीक है। इसके लिए हम विच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सातवां है हमारे पास, द मैन डैश फदर। अब यहाँ पे पोजेशन फिर जो है ना आपको लगा जाहिर करना है, ठीक है। द मैन हुज फदर इज़ अ प्रोफेसर, ठीक है, यानी आदमी जिसका बाप प्रोफेसर है, ठीक है। यहाँ पे फदर की पोजीशन शो करने के लिए आप क्या कर रहे हो? हुज लगा रहे हो। या मैन की पोजीशन शो करने के लिए आप हुज लगा रहे हो, ठीक है। अच्छा, द चिल्ड्रन हु शाउटेड इन द स्ट्रीट आर नॉट फ्रॉम आवर स्कूल। अब देखें ना, यहाँ पे चिल्ड्रन जो है ये एक प्लूरल नाउन है,
इसके लिए भी हम हु इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हु सिंगुलर के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। द कार डैश ड्राइवर इज़ अ यंग मैन इज़ फ्रॉम आयरलैंड। द कार हुज ड्राइवर इज़ अ यंग मैन इज़ फ्रॉम आयरलैंड, यानी गाड़ी जिसका ड्राइवर एक जवान आदमी है, इज़ फ्रॉम आयरलैंड, वो आयरलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें, व्हाट डिड यू डू विद द मनी विच योर मदर लेंट यू। अब मनी जो है ना, ये भी एक बेजान चीज़ है, इसके लिए आप विच का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, अंडरलाइन द इनडेफिनिट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस वही टॉपिक है सेकेंड यूनिट क्लास 9 में जो हमने पढ़ा था। तो एवरीबॉडी हो गया पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में एनीबॉडी हो गया, तीसरे सेंटेंस में को आप फिलहाल छोड़ दें, वो लास्ट में समझाता हूँ। चौथे सेंटेंस को देख लें, नो बॉडी। पाँचवें सेंटेंस में फ्यू। छठे सेंटेंस में मैनी। सातवें सेंटेंस में सम। आठवें सेंटेंस में समबडी। नौवें सेंटेंस में एनीथिंग। अब ये हमेशा याद रखें कि ये जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं, इनमें फ़र्क ये होता है कि एवरीबॉडी, देखो ना पहला सेंटेंस, एवरीबॉडी इंजॉयज क्रिकेट मैच। एवरीबॉडी एक प्रोनाउन है, उसके बाद वर्ब आया है, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन अगर इस तरह के इनडिफिनिट कोई वो हो, पार्ट ऑफ स्पीच हो, उसके बाद अगर कोई नाउन आ जाए, ठीक है, तो फिर वो क्या बन जाता है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। ये जहन में याद रखना है, जब भी एवरीबॉडी या नो बॉडी, मैनी हो गया, फॉर एग्जांपल इसमें मोस्टली जो फ्यू हो गया, मैनी हो गया, सम हो गया, ठीक है, ये जो है ना इंडेफिनिट एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ फ्यू पीपल, तो यहाँ पे फ्यू एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये पीपल नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। या अगर मैं कहूँ मैनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैनी इंडेफिनिट एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये नाउन स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि सम के आगे कोई भी नाउन लगा दो, तो फिर ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। लेकिन सेंटेंस को आपने देखना है, अगर इनके आगे नाउन लगा है, ये जो तीन वर्ड्स मैंने बताए हैं, मैनी, फ्यू, सम, ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं। सेंटेंस को आपने देखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है, ये जो मैंने छोड़ा था, ये इसलिए मैंने छोड़ा था क्योंकि इसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। अब देखें ना, तीसरा वाला जो सेंटेंस है, वन स्टूडेंट रीड while द अदर्स लिसन टू हिम केयरफुली। वन स्टूडेंट रीड, अब यहाँ पे देखें ना, वन स्टूडेंट, स्टूडेंट एक नाउन है, वन जो है उस नाउन की नंबर के बारे में बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे वन, ठीक है। ये प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा, ये प्रोनाउन का भी काम करते हैं, लेकिन जब उसके साथ नाउन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आखिर में एक सेंटेंस लिखा है, नीचे आप देख लेना, वन मस्ट ओबे द रूल्स। अब यहाँ पे ये क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसके आगे कोई नाउन मौजूद नहीं है जिसको वो मॉडिफाई करे। तो ये चीज़ आपने जहन में याद रखनी है कि वन जो है ये प्रोनाउन का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो यहाँ पे जो तीसरा सेंटेंस है, मैं यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। और इसलिए हम इसको प्रोनाउन नहीं कह सकते, जबकि नीचे वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है, जहाँ पे उसके साथ आगे कोई नाउन नहीं है, वहाँ पे वो प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसलिए ये तीसरे सेंटेंस में जो दूसरा वाला है, अदर्स, ठीक है, ये हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ओके डियर स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, क्लास 10 का यूनिट नंबर 10 करेंगे, या फिर फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।